गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा नौवीं में प्रथम इकाई परीक्षा में आने वाले पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आपके इकाई परीक्षा में कौन कौन से अध्याय आएंगे उनके बारे में संक्षिप्त विवरण आपको बताना है, ताकि आप उस पुस्तक में जो भी चीज़ दिया है, क्योंकि प्रश्न उत्तर है या फिर आप जिस भी माध्यम से पढ़ते हो वो, लेकिन जब तक का आप पाठ का अध्ययन पूरी तरह से नहीं करोगे, उसमें जो बीच बीच के जो क्वेश्चन है उसको नहीं निकालोगे, तब तक का आप परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए आप लोग सभी बच्चे अपने पुस्तक को जो पाठ पहला है जो आएगा आपका अध्याय दूसरा भारत एक सामान्य परिचय और अध्याय 2.1 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप, ये दोनों अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्रश्न उत्तर भी याद करना है, ताकि आप प्रश्न उत्तर अच्छे से बना सको। तो पहला अध्याय में देखते हैं हम लोग भारत एक सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत के बारे में क्या दिया है, भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत ऐसे कौन सी जगह में स्थित है जिसके कारण से उसमें कौन कौन से विशेषताएं दिखाई देती हैं, उसके बारे में बताया है। भारत में देखेंगे तो भारत एक एशिया महाद्वीप में तो स्थित है, सभी को मालूम है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में भारत स्थित है और यहाँ पर जो स्थित है उसमें भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो तीनों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। भारत एक प्राचीन भूखंड है जिसमें जो इसको बोला जाता है महाद्वीप, जैसे एक प्राचीन भूखंड से बना हुआ है। इसी में देखेंगे भारत का जो दक्षिणी है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, पूरे क्षेत्र में किस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिणी भाग का देखते हैं। तो दक्षिण भाग तीनों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है और ये समुद्रों से घिरे होने के कारण से यहाँ पर के लोगों का सामान्य रूप से जो व्यवसाय है वो किस प्रकार का है, वो वहाँ पर उन लोग मोटे अनाज जैसे धान की खेती करते हैं, रबड़ का उत्पादन करते हैं, गरम मसाले उत्पादन करते हैं, नारियल है, सुपारी है, केले हैं, इन सारी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है दक्षिणी क्षेत्र में। इसी में देखेंगे इन लोग का प्रमुख व्यवसाय के रूप में मछली पालन, मछली पकड़ना, मछली का उत्पादन करना, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है तो वहाँ मछली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ के लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना रहता है। उसी में देखेंगे उत्तर भारत में अगर जाते हैं तो उत्तर भारत का जो हिमालय पर्वत है, जिसको हम भारत का मुकुट भी कहते हैं, ये धनुषाकार स्थिति में बना हुआ है, धनुषाकार स्थिति में बना हुआ है। और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भारत के उत्तर दिशा में है। एक नवीन हिमालय को हम नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। नवीन वलित पर्वत इसलिए कि जिसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कई वर्ष पहले एक टैथिस नाम का सागर था, जिसके आंतरिक भूचल के कारण से कंपन के कारण से जो बड़े बड़े चट्टान हैं वो आपस में टकरा गए। टकराने के कारण से जो महासागर का जो वलय था वो क्या हो गया, बहुत तेज़ी से ऊपर उठ गया और आज जहाँ वो हिमालय पर्वत के रूप में स्थित है, जिसकी ऊंचाई आज भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। हिमालय से विभिन्न नदियाँ भारत में प्रवाहित होती हैं और ये नदियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये नदियाँ अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को उत्तरी भारत क्षेत्र में जमा करती हैं, जिसके कारण से वहाँ की जो भूमि है वो बहुत अधिक उपजाऊ भूमि है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो प्राचीन भूखंड के आधार पर देखें, यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, वो उसके कारण से भी यहाँ पर खनिज की बहुत अधिक मात्रा में उपलब्धि होती है, जिसके कारण से उद्योग धंधे बहुत अधिक विकसित हैं। खास करके देखेंगे यहाँ पर सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है, क्योंकि ये
हिमालय पर्वत के जो तलहटी क्षेत्रों में बसे हुए जो राज्य है, वो उन राज्यों में चूना पत्थर का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और वह वहाँ पर से चूना पत्थर निकालते हैं कच्चे माल के रूप में, और इसलिए वहाँ पर सीमेंट कारखाने का स्थापना किया गया है। उत्तर भारत में जो देखा जाएगा तो यहाँ पर भारत की 45% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ का साधन उपलब्ध है। सदा प्रवाहिनी नदियाँ होने के कारण से यहाँ पर साल भर पानी उपलब्ध होता है, और उसके कारण से हमको सिंचाई, कृषि करने में, उद्योग धंधे स्थापित करने में, अपनी जो भी काम करने के लिए उनको उपयुक्त जल प्राप्त होता है। उसी में देखेंगे अगर हम पश्चिमी वाला क्षेत्र, पूर्व वाला क्षेत्र लेते हैं, असम वाले क्षेत्र में, तो असम वाले क्षेत्र में एक तरफ से देखा जाएगा वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला देश भारत है। भारत के अंदर जो राज्य है वो मेघालय राज्य में मासिमराम क्षेत्र में चेरापूंजी नामक स्थान पर जो वर्षा होती है 1080 सेंटीमीटर तक का वर्षा होती है, जिसके जो विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर देखेंगे जो मेघालय है, त्रिपुरा है, शिलांग है, यहाँ इन क्षेत्रों में देखोगे 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। एक है गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंती, ये तीनों पहाड़ी कुप्पीनुमा हैं। जब बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं यहाँ पर आती हैं तो मानसूनी हवाएं इनमें फंस जाती है और बाहर निकल नहीं पाती, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। उसी में देखेंगे वर्षा होने के कारण से यहाँ पर बहुत सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा वाला क्षेत्र है तो बहुत सघन वन पाए जाते हैं, जिसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं। यहाँ पर लोगों का प्रमुख रूप से देखोगे असम के क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से वहाँ पर सब्जी है और फल है, इन सारी चीज़ों की खेती की जाती है खास करके। उसी में देखेंगे अब जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान वाला क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ पर देखेंगे तो वो वहाँ पर खास करके देखोगे ये अधिकांश भाग राजस्थान वाला भाग है। राजस्थान वाला भाग, राजस्थान में जो मरुस्थली क्षेत्र है, मरुस्थली क्षेत्र, जिसके कारण से ये मरुस्थली क्षेत्र क्यों है, आपको पता होगा कि अरावली पर्वत एक प्राचीनतम पर्वत है हमारे भारत देश में। प्राचीनतम मतलब हिमालय पर्वत से भी पहले वो उस पर्वत का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको प्राचीनतम पर्वत कहते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं है। अधिक नहीं होने के कारण से ही ये यहाँ पर से जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, इन लोगों से टकराती नहीं बल्कि सीधे हिमालय पर्वत की ओर निकल जाती हैं। इसके कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं होता। जब लौटता है मानसून, जब लौटते मानसून में ये पश्चिमी राज्यों में वर्षा करती है, जिसका मात्रा बहुत कम होता है, और इसलिए यहाँ पर मोटे अनाज वाले अनाज का उत्पादन किया जाता है। इसी में देखेंगे उत्तरी क्षेत्र में, इसी के जो तलहटी क्षेत्रों में, हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में बसने वाले जो है, वहाँ पर खास करके देखोगे वहाँ का जनजीवन, हिमालय के अगर लेते हैं तो हिमालय पर्वत के पास जो भारत का उत्तरी राज्य है, जैसे कश्मीर है, कश्मीर वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत ही अत्यधिक ठंडा वाला क्षेत्र होता है, और यहाँ पर खास करके यहाँ के लोगों का व्यवसाय होता है, ऊन का उत्पादन करते हैं। ऊन के द्वारा जो बनाई हुई वस्तु है वो केसर का उत्पादन करते हैं। कश्मीर का एक सबसे प्रमुख वस्तु है जो कि केसर आपको देखोगे आप वो वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। वहीं पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है वहाँ का केसर। और जो यहाँ पर के लोगों का जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो किस प्रकार से कि लगातार यहाँ पर हर एक चीज़ का दोहन होते जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है या फिर वो ज़मीन खोदा जा रहा है, उसके कारण से लगातार भूसंकलन होते जा रहा है। भूसंकलन मतलब ज़मीन का धंसना, ज़मीन धंसते जा रही है, और उसके कारण से वहाँ पर एक समस्या बनी हुई है पर्यावरण के लिए। और ये जो लद्दाख है, भारत में
दो मरुस्थल है। एक तो है लद्दाख का मरुस्थल और एक है आपका थार का मरुस्थल। लद्दाख का मरुस्थल शुष्क एवं शीत मरुस्थल है। शुष्क एवं शीत मतलब से सूखा है किंतु वहाँ पर बहुत अधिक ठंडक है, उसके कारण से वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। और दूसरा ये है थार का मरुस्थल, जो कि भारत का प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, जो आधा भाग पाकिस्तान में है और आधा भाग भारत में है। और इसी के आधार पर देखते हैं भारत के मध्य भागों में यहाँ की, अगर पूरे भारत की जलवायु के बारे में हम अगर अध्ययन करते हैं तो भारत की जलवायु में यहाँ पर मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी है। और असम वाले क्षेत्र में जो वर्षा बहुत अधिक होती है, उसके कारण से ये यहाँ पर जिन चीज़ों का उत्पादन होता है वो, उसके अलावा यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में देखेंगे खास करके लोग बांस के घर बनाते हैं, बांस से बने हुए घरों का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर लोग झूम खेती करते हैं, झूम खेती के तरीके अपनाते हैं। अभी अगर पहले प्राचीन काल में जैसे हम लोग झूम खेती, स्थानांतरित कृषि जो करते थे, झूम खेती को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि करते थे तो उसमें हम जंगलों को साफ करते थे। जंगलों को साफ करके जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते थे, उनको उन क्षेत्रों में सुखा दिया जाता था। और सुखाने के बाद फिर उसको जब सूख जाता था तो उसमें आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद जो उसका जो राख होता था, वो राख क्या होता था, उन ज़मीनों में बिछ जाता था। और जब पहली बरसात होती थी तो वो बीजों को बिखेर देते थे और फसल के पकने का इंतज़ार करते थे। जब फसल पक जाती थी तो उसे काट कर रख लेते थे। यहाँ पर 1 साल से 2 साल तक कृषि करते थे, फिर वो अपने स्थान को बदल देते थे। इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी हम जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी वर्तमान में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि करने के लिए लोगों के सामने बहुत अधिक समस्याएं आ गई हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो वहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया, जिसके कारण से लगातार जंगल कटते जा रहे हैं, उद्योग धंधे विकसित होते जा रहे हैं, लोगों के आवास की सुविधाएं बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि करना अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले के समय में जो स्थानांतरित कृषि की जाती थी उसमें समय का बहुत अधिक अंतराल होता था। एक बार 1 साल 2 साल कृषि करने के बाद उसको 20 साल 15 साल के लिए छोड़ देते थे। लेकिन अब स्थानांतरित कृषि करते हैं तो इतना लंबा समय उस भूमि को लोग नहीं छोड़ते, बल्कि 2 से 3 साल छोड़ने के बाद फिर वहाँ पर फिर से उन लोग कृषि करना प्रारंभ कर दे रहे हैं। इसीलिए पहले की अपेक्षा अभी उत्पादन में कमी होने लग गई है। तो इस प्रकार से ये चीज़ देखते हैं कि भारत में जो उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो राज्य है, जितने भी भारत में 29 राज्य हैं, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, हर एक तरीके से देखा जाएगा इसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं हमको। विभिन्नताएं इसलिए कि हर एक राज्य में अलग अलग लोग रहते हैं, है ना। जैसे देखेंगे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोग रहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के राज्य के आकर लोग रह रहे हैं। किंतु अगर मद्रास जाएंगे तो मद्रासी लोग हैं, आंध्र प्रदेश जाओगे तो आंध्रा बोली बोलते हैं। वहाँ के लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, वहाँ के लोगों का त्यौहार, वहाँ के लोगों का खान पान, वहाँ के लोगों का पहनावा हर एक प्रकार से अलग है। किंतु फिर भी यहाँ पर हम सभी एक भारतीय हैं, इसलिए हमको भारत देश में विविधता में भी एकता नज़र आती है। मतलब वहाँ पर हर एक किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। तो ये चीज़ इसमें भारत के आधार पर हमको देखने को मिलता है। उसी में भारत में जो उपमहाद्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत एक प्राचीन भूखंड है, प्राचीनतम भूखंड बना हुआ है, ये उपमहाद्वीप है। और ये उपमहाद्वीप होने के कारण से जो क्षेत्र भारत का दक्षिण से लेकर मध्य भारत तक का जो भाग है वो पूरी तरह से पठारी क्षेत्र बना हुआ है। पठारी क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर काली मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसका भरपूर मात्रा होता है। पठारी क्षेत्र होने के कारण से यहाँ खनिज की उपलब्धता बहुत अधिक है और उसी के कारण से यहाँ पर उद्योग धंधे भी बहुत अधिक मात्रा में विकसित हैं और कृषि भी की जाती है।
भारत में मानसूनी हवाओं के द्वारा जो बरसात होती है, 4 महीने जो बरसात होती है, उसके कारण से जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर धान चावल का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है और इसीलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो एक तरफ से ये देखते हैं कि भारत जिस क्षेत्र में है, जहाँ पर स्थित है, वहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र से लेकर उत्तर पूर्व पश्चिम हर एक क्षेत्र में इसकी अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। तो बच्चों, अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। मैं संक्षिप्त रूप में दोनों पाठ को आपको बताई हूँ, फिर भी आप इस पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे और प्रथम इकाई परीक्षा में सारे बच्चे सामान्य रूप से भाग लेंगे और अगर पुस्तक पढ़ लोगे, क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो आपका 100% उत्तर बनेगा उसमें और आप अच्छे नंबर से पास होगे। ठीक है, थैंक यू।